अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्नाओ, मैं हूं अली सरवर। शायरा सूद बरकरार, महंगाई में कमी मुतवक्को है, सोने की कीमत में बड़ी कमी होगी। जबकि वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने दावा किया है कि जनाब इस हुकूमत के जाने से पहले 13 से 14 अरब डॉलर जो है अकाउंट में मौजूद होंगे। किस हद तक ये गवर्नमेंट कामयाब हुई है, ख़ास तौर पर मईशत का बहुत बड़ा एक बहरान था हमारे यहाँ कि मईशत ज़बूहाली का शिकार है, किस तरह बेहतर हो सकती है। इस गवर्नमेंट के जो दावे हैं उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत के जाने में कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए। अगर मुद्दत पूरी भी करती है तो 12 अगस्त जो है आखिरी दिन होगा, और अगर उससे पहले जाती इस तरह के खुर्शीद शाह साहब ने फरमाया कि 9 अगस्त को इस हुकूमत का लास्ट डे होगा। और फिर पहले हुकूमत अगर चली जाती 2-4 दिन पहले तो फिर 90 दिन होंगे इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के पास। अगर मुद्दत कंप्लीट करती है तो फिर 60 दिन में इंतखाबात आइन और कानून के तहत कराने की पाबंद होगी। अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज ख़ास तौर पर चीन और पाकिस्तान में जो मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं सी पैक के हवाले से कि 10 साल तकरीबात सादगी से मनाने का फ़ैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ये कहा है। जब डार साहब का दावा सामने आया है कि 14-15 अरब डॉलर्स जो हैं रिज़र्व होंगे हमारे पास। अब देखिए, एक तरफ शरह सूद 22% पर बरकरार है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके होते हुए किस तरह महंगाई कंट्रोल करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है जी स्टॉक एक्सचेंज और कारोबार में ज़बरदस्त जो तेज़ी आई है, इसका रिजल्ट भी आप देखिएगा। और डॉलर जो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, यानी आज से 15-16 माह कबल जब हुकूमत थी पीटीआई की, तो डॉलर उस वक्त 178-180 पर था। और कहा जाता था जी, हम सब ने इस पर प्रोग्राम भी किए कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। 13-13.5% महंगाई थी, जो कि अब बढ़कर 29% पर पहुंच चुकी है। और डॉलर 180 से 280 और 85 ऊपर 300 क्रॉस किया, फिर वापस आया है। लेकिन वहाँ फिर भी नहीं पहुँचा जहाँ से आगाज़ हुआ था, यानी कि गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद जो बात हो रही थी। इस तरह अशिया ज़रूरिया की हम बात करें तो उनकी कीमतें भी मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। फ़ारूक डाडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक डाडी साहब, क्या कहेंगे? शरह सूद बरकरार है, महंगाई में कमी मतवक्को है, गवर्नमेंट का ये दावा है। और ये भी कहा गया है कि जनाब गवर्नमेंट जब जाएगी तो उससे पहले आप देख लीजिएगा हमारे पास जो 14-15 अरब डॉलर अकाउंट में मौजूद होंगे। तो आप क्या समझते हैं, 15-16 माह में बेहतर कारकर्दगी रही है? गवर्नमेंट ने पूरी कोशिशें की, और ख़ासतौर पर IMF से जो माहिदा खुदा न खास्ता ना होता तो डिफ़ॉल्ट भी हो सकता था पाकिस्तान। जबकि आज डार साहब ने कहा है कि अगर ना भी होता तो उनके पास मुतबादिल इस हवाले से प्लान मौजूद था। क्या कहेंगे आप? जवाब देता हूँ। ये अभी तो यह है कि अभी जो भी हुआ है सारा वक्ती है, और जो खतरा है डिफॉल्ट का, समझे कि आप दिसंबर तक तो और समझ लो कि आप सेफ हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगले 2024 के मार्च में जब IMF के साथ आपकी दोबारा डील होगी, वो बड़ी सख्त होगी। और अभी आपको जो रीपेमेंट करने का वक्त आएगा, तो हमारे पास ना तो डॉलर है ना कोई ऐसे सोर्सेज है, ठीक है ना। ये तो जहाँ तक हिस्साचार की बात है, हम सब जानते हैं कि वो ऐसे ही मैनिपुलेट करते हैं हर बात को। और मकसद ये गलत फिगर और गलत लोगों को इम्प्रेशन देना, प्लस वो ये पॉलिटिकली पॉलिटिकली जो है वो मैनुवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ये पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं। अब बात रही है कि ना तो इन्होंने अभी जो FDR का हदफ किया था 7,400 अरब रुपए कलेक्ट करने का, उसमें भी काफी शॉर्टफॉल है इनका। और IMF जो है वो अभी वक्ती तौर पे, क्योंकि IMF पे भी काफी प्रेशर था अमेरिका का, तो उन्होंने अभी पाकिस्तान को थोड़ा रिलीफ देने के लिए ये दिया है, और दिसंबर तक आप सेफ है। बाकी आप मुझे ये बताएं कि अभी आपके पास तो पैसे आए हैं और इन्होंने अपनी शाखर्चियां शुरू कर दी, आवाम पिस रही है, मर रही है। अभी पंजाब के जो केयर टेकर वजीर आला है, उन्होंने 2 अरब 33 करोड़ की ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियों का ऑर्डर दिया है, ठीक है। मुझे बताया कि ब्यूरोक्रेट के पास 60-60 70-70 लाख की गाड़ियां पड़ी हुई है, और 1-1 करोड़ के ऊपर की गाड़ियां हैं। इनको क्या जरूरत है इस वक्त 2 अरब 35 करोड़ रुपए इसमें झोंकने के। दूसरी तरफ नेशनल असेंबली के जितने मेंबर्स हैं, हर मेंबर को 25-25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब ऐसा ये तो
एक हफ्ते के अंदर तो सारी अशांतियां तहरीर होने वाली सियासी है। रिश्वत कह लीजिए इसको तो आम तो अल्फाज में कि सियासी आप रिश्वत ही है, ये ज़ाहिर है सियासी तरक्याती काम रिश्वत भी है। कर। अच्छा, इस पर ये बताइए मुझे फारूक राठी साहब, शरह सूद बरकरार है 22% पर, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहा आपने? शरह सूद 22% है। देखिए, शरह सूद 22% का 2021-22 में 7% था, 7% और आज 22%। तो 22% में आप क्या कारोबार करेंगे, क्या टर्नओवर होगा? ये तो यही है कि जिसका पैसा पड़ा वो बैंक में डाल के वो तो सूद खाएंगे, और इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। तो ये तो मकसद, आप महंगाई तो आप कमर तोड़ देंगे, कमर तोड़ चुके हैं। और दूसरा ये देखें, जिसकी जो मनमानी है, जो मन में आता कर रहा है। कराची में केई का बिजली का रेट अलग है, इस्लामाबाद में अलग है, पंजाब में अलग है, केपीके में गिलगित अलग है। बल्तिस्तान में अलग है सर, सर, हर जगह अलग है, और सबसे सबसे ज़्यादा ज्यादा कराची में है। जो है वो कराची में है। और कराची में कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना? तो ये हम कराची वाले जब तक ये चीज करेंगे। और हमारे साथ जो सबसे ज्यादा जुल्म क्या है, 2007 में जब इसकी नजकारी हुई कराची इलेक्ट्रिक की, तो उस वक्त उसने एक हिट दी कि 7 साल तक आप इसके नर्क को नहीं बढ़ा सकते। 2008 में जरदारी साहब आए हुकूमत में, उन्होंने इस मुआहदे को दोबारा रीएडजस्ट किया और दोबारा इसको बनाया। और वो शिक जो थी कि 7 साल में आप बढ़ा नहीं सकते, साथ वो हटा दी। उसके बाद से जो हो शरबा इजाफा इन्होंने शुरू किया है, तो ये सारा मुफ्त में नहीं होता, सारा करप्शन है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है ना? अब मुझे ये बताएं कि टैक्स देना कोई टैक्स देना नहीं चाहते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर हाथ डालते हैं, वो सारे आके जमा हो जाते हैं। अभी जबरदस्ती का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने मुल्तान के एक साहब को नोटिस इशू किया, तो 40 मैंने जो है कुरैशी साहब, क्या नाम है इनका, शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में मेरे पास आके 40 MNA, पीटीआई के भी MNA थे, MNA पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग मौजूद थे। वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। कहते हैं हम 100 रुपए में 50 पैसे टैक्स देते हैं, आप मांग रहे हैं 15 रुपए 100 पे, सवाल ही पैदा नहीं होगा हम दे। तो कहते हैं कि बैकआउट करना पड़ा। वो ये कहते हैं कि साउथ पंजाब की MNA जो उसके बगैर तो कोई हुकूमत बन ही नहीं सकती। तो अब आप मुझे बता, अच्छा आप फिर चले जाए केपीके में जितने टोबैको ग्रोवर्स हैं, वो टैक्स देना नहीं हाँ, तो ये तो चाहते। देखिए, ये जो शबर जदी की आप बात कर रहे हैं, ये तो जाहिर है अब उन्होंने उस वक्त तो ये सच नहीं बोला, अब जाके और सच बोला है उन्होंने, और ये बात तो दुरुस्त है, गो के उन्होंने बात दुरुस्त की है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है सर, मायूसी जाहिर है लोगों के अंदर, फ्रस्ट्रेशन भी है, और इस गवर्नमेंट से बड़ी तवक्कुआत थी। आदम एतमाद के बाद ये हुकूमत आई कि मईशत का बहुत बड़ा एक मसला था उस वक्त भी और अब भी। उस वक्त तो गो के 13% महंगाई भी हमने उस पर जाहिर है बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, हमने कहा जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन अब 29% महंगाई पर भी हम खामोश बैठे हुए हैं, कौम खामोश है। ये भी लम्हा फ़िक्रिया है। महंगाई तो और बढ़ेगी। अभी तो ये जुलाई में जो नए बिल आएंगे ना, जुलाई के बाद इसके केई के, उस वक्त लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। और इन्होंने IMF से इन्होंने क्या किया, हर चीज को पाकिस्तान की गिरवी रखी, तमाम नेटवर्क गिरवी रख दिया, आपका कीबोर्ड गिरवी रख दिया, हर चीज को दे दी है। और फिर कितने $3 अरब के लिए है। जब इमरान खान 18 अरब डॉलर छोड़ के गई, तो स्टेट बैंक का फिगर बता रहा हूँ, जबकि पीटीआई क्लेम करती है हमने $22 अरब छोड़े, वो एक अलग पैसे है। तो इन लोगों ने किया क्या, एक साल में सारा पैसा खत्म कर दिया। इसी तरह खत्म किया कि 2 अरब 35 करोड़ की ब्यूरोक्रेट को गाड़ियां दे दो, हर MNA को आप 25-25 करोड़ रुपए दे दो, ये 3 अरब के अंदर किया। तो मकसद, इन्होंने ना कोई नई इंडस्ट्री लगाई, ना जो पुराने जो 10 डैम रात दिन 24/7 काम कर रहे थे, उस पे भी सब पे काम रुक गया है। तो ये कर क्या रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क करने। और मैं इन हैंडल से पूछता हूँ कि ये आप लोगों ने किया क्या? ये हैंडल जो है ना, पूरे इसके अंदर शरीक है। और यहाँ पे सारी 16 नाराज जो 20 है, 14 के बजे मैं तो कहता रहा किसी ने मानी, लेकिन सारी मेरा नाराज ख्याल जो है है कि इंशाल्लाह इन्हीं नए इलेक्शन ब्यूरोक्रेट जब हो को, जाएंगे, इन्हीं क्योंकि क्या अभी कहते दिस हैं इज नॉट द टाइम। मुख्तदर हल्कों को मिलेगी। और पाकिस्तान का जो गरीब है उसको कुछ नहीं। सबसे ज्यादा टैक्स जो दे रहा है हमारा तनख्वाहदार जो तबका दे रहा है।
सब 274 अरब रुपए सबसे ज्यादा इन्होंने टैक्स किया, जबकि आपका रिटेलर टैक्स देने को सर, तैयार ये जो नहीं है। मईशत का इस वक्त हाल है, इस पे बड़ी खदशात हैं लोगों को कि जिस तरह की मईशत इस वक्त है, गो के आईएमएफ के पास बड़ी मुश्किल से आईएमएफ ने तस्लीम भी किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था आईएमएफ के अगर हमसे माहिदा ना होता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा जी हमारे पास प्लान बी भी मौजूद था। ऐसी बात नहीं थी कि सिर्फ हम रिलाई कर रहे थे आईएमएफ के पास, तो प्लान बी भी था और फिर दोस्त मालिक ने बड़ी यकीन दहानियाँ भी कराई हुई थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहली बात तो ये कहना है कि जो इसाकारी सबसे खुशबू तरीन आदमी है, इसको कोई भी इंटरनेशनल जितने भी मालियाती इदारे हैं वो इसे सख्त नापसंद है। उनको पता है कि ये एक नंबर का करप्ट तरीन आदमी है, इसने इतनी करप्शन की है, इतना पैसा, और यहाँ से ये भागा हुआ था, फिर ये अपनी हुकूमत में वापस आए, तो समझिए ना, अभी दोबारा भाग जाएंगे। नहीं, अपनी हुकूमत में ही भागे थे सर। सर वो पहले भी अपनी हुकूमत में भागे थे, और अभी भी इन लोगों ने क्या क्या किया, ये जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, ये इन्हीं के सारे लोग हैं, इन्हीं की बंदर भाग है। इन लोगों ने अपना एक दुबई में जाके कोटा सिस्टम बनाया कि भाई मेरे इतने लोग होंगे, मेरे इतने होंगे, पीपल्स पार्टी के होंगे, तो ये इन लोगों ने बंदरबाज की, इन्हीं के लोग सारे इसमें होंगे इस केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर। तो अब तो ये इन्होंने एक तजुर्बा कर लिया ना केयर टेकर गवर्नमेंट का पंजाब में और केपीके में, और उन्होंने देख लिया, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे उसको भी हवा में उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि ये कामयाब रहे इसमें, और रूल ऑफ लॉ कुछ भी नहीं, जो ये चाहेंगे वही होगा। और एक ये सुप्रीम देख कोर्ट लीजिए क्या- फारूक राठी साहब के एक एक दिन में जिस तरह 30-30 40-40 बिल बगैर पढ़े बिल मंजूर किए जा रहे हैं, और ये सब क्या लगता ये है, बहुत सारे तजज़ियाकार तो ये कह रहे हैं ये बिल जिस तरह बगैर पढ़े मंजूर किए जा रहे हैं ये सब गले आएंगे इनके। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी इकोनॉमी सुधरने का कोई कोई चांस नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आप डॉलर कमाएंगे, ठीक है, आपके एक्सपोर्ट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। 22% अगर आपका इन्फ्लेशन रेट, और अगर ये 22% आपका जो ये लोग इसका रेट लगाया है, क्या कहते हैं उससे, तो शरह उसके सूद, ऊपर तो हाँ इंटरेस्ट रेट। जी, इंटरेस्ट रेट 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे, आप क्या आपकी इकोनॉमी को ठीक करेंगे, सवाल भी पैदा लेकिन होता है। इसमें एक बड़ी अहम बात ये भी है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे यहाँ हाँ, वो, लेकिन इसमें डैडी साहब खामोश हैं कि या तो किसी हद तक वो खुश हैं इससे, या फिर जानबूझ के कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से यकीन दहानियाँ कराई गई हैं उनको कि जी बेहतर हो जाएगा सारा कुछ। देखिए, अभी डंडा सबको किया हुआ है ना, सब डर में, अभी तो इन्होंने पूरी पोस्ट लगाई हुई है, और अगर ये इलेक्शन भी करेंगे ना तो ये इलेक्शन इंजीनियर्ड होंगे, ये कोई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे। वही होगा जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, आप वोट किसी को भी दें, किसी को भी अवाम वोट दे, लेकिन रिजल्ट आएगा कि मुस्लिम लीग का इतना बंदा ही अनाउंस होगा। तो इन लोगों ने भी ये तय कर लिया कि हमारे आगे कौन बोलेगा, लेकिन ये अपने ताकत के नशे में ये भूल गए हैं कि ये अवाम जिस दिन उठ गई ना, इनके चीथड़े निकाल देंगे, क्योंकि अवाम का इन्होंने जीना हराम कर दिया है। हर चीज, तो हर क्या इस वक्त चीज डैडी साहब, क्या इस मौजूदा सूरत हाल में हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे मईशतदान आपकी तरह जो गुफ्तगू की हमने, उनका ये तजवीज़ है कि जी बेहतर यही है कि कोई माशी माहिर हो शख्स जो वज़ीर आज़म के तौर पर निगरान गवर्नमेंट में आ जाए, या इस तरह की टीम लेकर आए निगरान हुकूमत में, ताकि वो मईशत को ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो समझते हों। देखिए, मैं आपको बताऊं, अब आपकी मैशत क्या चलेगी। अब आप में से काम, आपकी एक ही इकोनॉमी में एक ही काम होना है कि आपने लोन लेनी है और पिछड़ा कर्जा जो है ना उसकी किस्तें अदा करनी है। आप पे तकरीबन 130 से 140 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ चुका है। तो आप, तो अभी कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। आपने वो सारे वो जो ऑप्शन के सारे क्लोज कर दिए हैं। आप क्या कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा, मुझे पता है, वो इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं करने आएगा। और आप अगर तो चाहें एक्सपोर्ट करना, तो ये बड़ा अच्छा मौका है एक्सपोर्ट करने के लिए, इसलिए कि आपकी करेंसी में इतनी डिवैल्यूड है कि दुनिया का कोई भी मुल्क अगर बांग्लादेश और इंडिया की निस्बत पाकिस्तान से तरजीह करेगा, लेकिन यह कोई रूल ऑफ लॉ कि वो देखते हैं ना कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आप नहीं मानते, तो जब तक ये सियासी इंतजार रहेगा, जब तक हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा,
ना आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ना आपके लेकिन यहाँ से देखिए कोई तमाम तर import आपकी करेगा। तजावीज़ और तनकीद एक तरफ, लेकिन ये देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी रही। 2 साल बाद 100 इंडेक्स जो है वो 48,000 की सतह अबूर कर गया। सर मैं आपको बताऊं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो, जीरो, ऑल मैन्युपुलेटेड। ठीक है ना, दिस इज ऑल मैन्युपुलेटेड। इसकी कोई वक़्त नहीं है। आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ आपकी जो है तरक्की या आपकी इकोनॉमी को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। ये सारा जो है सट्टे के ऊपर चल रहा है, ये सारा सट्टा है। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, आई एम सॉरी, आप मुझे बताए ना कि इतनी सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, जो 1600 इंडस्ट्री तो काफी पहले बंद हो गई थी, कई माह पहले, और अभी मजीद इंडस्ट्री, और जो खान साहब के दौर में जो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए जो मशीनें मंगवाई गई थी, वो भी दोहे के दाम में कोई खरीदने को तैयार नहीं है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि, और आज देखिए बेरोजगारी इतनी हो रही है कि नौजवान जो है वो 25-25 लाख रुपए एजेंटों को दे के गैर कानूनी तौर पे यहाँ से माइग्रेट हो रहा है बाहर। वो बेचारे भी कश्ती में सारे लोग मर गए सब। कि क्या है, ये हमारा नौजवान मायूस है कि जाहिर बात है जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है, अहकाम है, उसको आप रद्दी की टोकरी में उठा के फेंकते हो और ऐलान कहेंगे हम नहीं मानते इसको, तो उस मुल्क के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? उस मुल्क में आप क्या बिजनेस करेंगे? आज मैं ये सोचता हूँ, मेरा पूरे खानदान के लोग बाहर है, मैं सोचता हूँ कि मेरे बेटा कहता है कि नहीं आपने गलती की। मैं कहता हूँ नहीं, मैं इसी मुल्क में रहूंगा, इधर ही रहूंगा, इधर सच्चाई के साथ चलूंगा और मैं लड़ूंगा इस निजाम के खिलाफ, और यही रह के करूंगा। ये चलें क्या जी, जद्दोजहद है सारा आपकी। निजाम तबाह आप बर्बाद कर दिया, ज़ाहिर है सारे निज़ाम की इदारे तबाह तब्दीली, सर बर्बाद कर निज़ाम की दिए। तब्दीली भी इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे, थैंक निज़ाम जब तक तब्दील नहीं होगा मईशत भी बेहतर नहीं हो सकती, और मईशत कैसे बेहतर होगी, उनके आइडियाज़, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब बड़ा अहम टॉपिक है जी, आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की MQM पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा, ख़ासतौर पर उनके जो कन्वीनियर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने ख़बरदार किया कि कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, इससे कम कोई नंबर काबिल कबूल हमारे लिए नहीं होगा। और ये भी कहा है MQM पाकिस्तान इस मौके पर भी कायम अब तक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होने चाहिए, हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, पुरानी मरदमशुमारी पर हमें किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और 5 दहाइयों से मरदमशुमारी के मामले पर सिंध के शहरी इलाकों पर शबखून मारा गया है, ये कहना है खालिद मकबूल सिद्दीकी का। इस बार भी कराची की आबादी 2 करोड़ ज़ाहिर करने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम 3 करोड़ से कम किसी नंबर को तस्लीम नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि MQM पाकिस्तान हुकूमत में शामिल भी है, और उसके बाद फिर इस तरह की गुफ्तगू भी MQM की जानिब से सामने आती है कि हम तस्लीम नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ फिर इस मरदमशुमारी पर दस्तखत हो चुके होंगे, और फिर MQM का बड़ा भाई अब ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन है कि, क्योंकि अगर इस मौके पर MQM पाकिस्तान कायम रहती है तो फिर क्या इंतखाबात की तरफ ये पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, या इसके हम ख्याल दूसरी जमातें भी बन जाएंगी। जैसे जमात इस्लामी ने भी कहा कि जी बात तो दुरुस्त है कि नई मरदमशुमारी के हवाले से उन्होंने भी कहा कि जी नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं होते, जिस तरह कमर दमान कायरा और दीगर बहुत सारे वफाकी वज़रा मौजूद हैं जिनका ये बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी अब देर हो चुकी है, 2017 की मरदमशुमारी पर ही इंतखाबात कराए जाएंगे और उसी के तहत इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। गो के वज़ीर-ए-आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कराने की यकीन दहानी कराई है MQM पाकिस्तान के, लेकिन अब इसमें भी दो राय है कि मुख्तलिफ तजज़ियाकार कह रहे हैं कि जी लॉलीपॉप दे दिया गया MQM को एक बार फिर, और इस बात को MQM पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। लेकिन MQM अब चूँकि इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है, इस गवर्नमेंट के ज़ाहिर अगले 8, 10, 12 दिन से ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो इन 8, 10, 12 दिनों में एक तो MQM को सिंध में अपोजिशन लीडर तब्दील करा लिया, और राना अंसार साहबा जो हैं पहली खातून बनी है अपोजिशन लीडर, बहुत पढ़ी लिखी खातून, अच्छी किरदार की मालिक, सादगी पसंद खातून है, लेकिन वक्त नहीं है ज़ाहिर है अब वो अपोजिशन लीडर क्या करेंगे। लेकिन MQM को फ़ायदा से ये होगा कि जो नया सेटअप आएगा सिंध में, निगरान हुकूमत आएगी, तो उसमें MQM पाकिस्तान के लोग शामिल होंगे। यानी कि MQM पाकिस्तान जो मुसलसल हुकूमत में चली आ रही है, वो इमरान खान के साथ भी थे, वो अभी PDM की जो हुकूमत इसके साथ भी हैं। उस सिंध में आप देख लीजिए कि 2 एडमिनिस्ट्रेटर भी थे उनके पास, अब निगरान हुकूमत बनेगी तो उसमें भी MQM शामिल होगी, और फिर जो इंतखाबात के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी
तो एमक्यूएम जाहिर है उसमें भी, हमारे प्रोग्राम में खुद कह चुके हैं एमक्यूएम के बहुत सीनियर रहनुमा के जी, उसमें भी हम शामिल होंगे। पहले से ही तमाम बातें एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं उनके जहनों में मौजूद है कि हमने गारमेंट से बाहर नहीं रहना। देखते हैं जी गारमेंट में रहकर कितना अपने लोगों को उन्होंने फैसिलिटेट करने में वो कामयाब हुए हैं। क्या हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इस शहर को हम इंतखाबात में हम ताख़िर नहीं चाहते। हमारा मुतालबा कि इंतखाबात फौरी शफाफ हों, इसके लिए दुरुस्त मरदमशुमारी हो, फिर इस पर नई हल्काबंदियाँ और वोटर फहरिस्त बने, और हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हमारा मुतालबा साफ शफाफ मरदमशुमारी, और दूसरा मुतालबा यह है कि साफ शफाफ मरदमशुमारी की बुनियाद पर एमक्यूएम के आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ख़ास तौर पर जो उन मुतालबात सामने आए हैं, जो तनकीद की है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब। आज एमक्यूएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, उन्होंने ये कहा कि एक तो मरदमशुमारी के मामले पर सिंध के शहरी इलाकों पर शब खून मारा गया है, और हम किसी तौर पर भी 3.5 करोड़ से आबादी कम को तस्लीम नहीं करेंगे। सर, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या बयानिया है? एक तो शब खून मार दिया, आप पे सारा मलबा। इस मरदमशुमारी से मैं मुतफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कराची के साथ ज्यादती हुई है। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है ना जी जी, इसकी 2017 में आबादी थी 3,05,000। उसके बाद आपने देखा कि पूरा फेज 8 बन गया, कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है। बिल्कुल। अब इस दफा आबादी आई है 2,40,000। सर ये होगा क्या? डिफेंस में तो एक तो वजह ये थी कि लोग बहुत से बड़े घर वाले हैं, वो कराते ही नहीं है। जाओ भाई, मुलाजिम ने बाहर से भगा दिया, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये करे। ठीक है, जबरदस्ती कह के तुमने गिनवाना है अपने आप को। सही। तो इससे भी एक क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का तो मुझे एग्जैक्ट फिगर पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कराची की आबादी बिल्कुल सही नहीं गिनी गई है, गलत किया गया है। आप ठीक है उसको इस तरह गिने के। अच्छा नहीं, इसमें नजमी आलम साहब मसला ये है कि आप खुद भी तस्लीम कर रहे हैं, आपसे मुराद आपकी पार्टी का। मैं तस्लीम कर रहा हूँ। मैं कराची शहर का बंदा हूँ भाई। मेरे शहर की आबादी कम गिनी जाएगी तो मैं जरूर बोलूंगा। नहीं, लेकिन सर वो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप तो किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने तो सीधा सीधा पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया ना कि जी इनके लोग हैं। पीपल्स पार्टी का इल्जाम लगाना नाजायज बात है। मैं तो सिर्फ कह रहे हैं जी ये जितने लोग थे जो सेंसस करने वाले, मेरे पास है डिप्टी कमिश्नर और नीचे के जो लोग हैं वो आप ही के थे। 2017 की मरदमशुमारी पे सिंध गवर्नमेंट मुत्तफिक नहीं थी। सर अमला कौन था? सर अमला कौन था? सर मेरी अर्ज तो सुन लेना। ये कराची में बयान दे दे कि हमें ये मंजूर नहीं है, इस्लामाबाद जाके कैबिनेट मीटिंग में उसको अप्रूव कर दिया एमक्यूएम ने, जबकि हम इसको डिसअप्रूव करते रहे 2017 की। तो कराची का बयान और इस्लामाबाद के बयान इनके अलग होते हैं। अच्छा, इस बार तो लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से शिकायत की है इन्होंने, और दूसरा पीपल्स पार्टी के बारे में उन्होंने ये कहा है कि जनाब चूंकि अमला जो है वो ज़ेर असर था और बल्कि अंडर में था। तो अमला कौन होगा? अमला सिर्फ गवर्नमेंट का ही होगा ना, लेकिन या तो प्राइवेट आदमी तो नहीं कर सकता। नहीं, इसमें नजमी आलम साहब करते नहीं। इनका कहने का मतलब था कि सारे वाटर बोर्ड केएमसी में जो इन्होंने एम्प्लॉय भरे उन्हीं से मरदमशुमारी करा लो हमारी। सर फिर बात तो ये आ गई कि उन पे आपको एतबार नहीं है, इन पर इनको एतबार नहीं है। भाई देखिए, हमेशा से एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर उसका डिस्ट्रिक्ट सेंसस डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। हम आप इनसे नहीं कराएंगे तो किससे कराएंगे? लेकिन सर इसका जवाब जरूर दीजिए नजमी आलम साहब के 1,40,45 लाख पर बंद कर रहे थे, इन्होंने एहतजाज किया एमक्यूएम ने, फिर 15 लाख बढ़ गई, फिर उन्होंने एहतजाज किया, फिर 15 लाख बढ़ गई। अभी भी मैं एमक्यूएम की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि कराची की आबादी अभी भी कम गिनी गई है। मैं इस पे एग्री हूँ एमक्यूएम से। तो सर उसका इल्जाम पीपल्स पार्टी पे देना, तो आप बता दें, आप किस पे इल्जाम लगाते हैं कम आबादी गिनने का? ये हमारे सिस्टम की खराबी है, क्योंकि आप इनके सर हुकूमत आपकी है, वफाक में आप हैं, सुबह में आप हैं, फिर बोल रहे सिस्टम की खराबी। वफाक में तो ये भी है, वफाक में तो एमक्यूएम भी है ना, बड़े जो लोग बैठे हैं ना सर मिनिस्टर बन के हिस्सा। में तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जो इनका स्टाफ आया था वो ज्यादा ट्रेन नहीं था, वो नहीं कर सका सही से, उनकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई। मुख्तलिफ जगहों पे इनको नेट की प्रॉब्लम थी, इनके वो नहीं चल रहे थे। अगर ये प्रॉपर ट्रेन करके करते तो वो सिस्टम अच्छा था। मैंने देखा है उसको पर्सनली कि आप एक बिल्डिंग करके अगर बीच की बिल्डिंग छोड़ के अगली बिल्डिंग पे जाएंगे तो सिस्टम काम नहीं करेगा, अगली बिल्डिंग आपको लेनी होगी। उसमें सिस्टम में ये था, ये मैंने तो बड़ा स्टडी किया है।
अच्छा, ये लेकिन जो इन्होंने- मरदमशुमारी पे अब एमक्यूएम का जो मौक़िफ़ है वो कि जनाब नई मरदमशुमारी और जब तक हल्का बंदियाँ इस पे नहीं होती, वोटर लिस्टें इस पे नहीं बनती, तो हम इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, तो इस पर भी मुत्तफ़िक हैं आप? नहीं, मैं उनको फिर एक राय दूंगा कि ये जज्बाती होकर फैसला उन्होंने बल्दियात में कर लिया, आप पछता रहे हैं, तो ये दोबारा ना पछताएं। मसला ये है कि अब सेंसस को तो सही के, हाँ, अगर सेंसस सर्टिफाइड नोटिफाई हो जाता है सीसीआई में तो नई हल्काबंदी होगी। वो अच्छा, कानून आईनी तौर पे बाउंड है सब तो करने इस को। मरदमशुमारी को मंजूर कराने में क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी? सर देखिए, अभी फिगर आएंगे तो जब सीसीआई की मीटिंग होगी तो पीपल्स पार्टी अपना विजन देगी ना उसमें। हमारा तो एक सूबा है ना, हम सिंध की नुमाइंदगी मुराद अली शाह साहब करेंगे। नहीं, तो आप तो खुद और कह वो रहे हैं कि 10 आप खुद दफा मुत्तफिक ऑब्जेक्शन नहीं कर है चुके हैं। कराची की देखिए, आबादी पे, तो आप खुद मुत्तफिक नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो नहीं छुपा रहा कि मैं कोई तो खाली पार्टी को, मैं तो एज ए कराची आइट बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कराची की आबादी कम गिनी गई। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं बिल्कुल, कि इसमें मुझे कसूर जो है लेकिन वो उसको सिंध गवर्नमेंट ये का भी इल्जाम नहीं देना है। कि सिंध गवर्नमेंट ने कराची की आबादी कम कर दी है, और भाई हम कराची का मेयर हमारा आ गया, तो उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए कराची में। सर, आपको कराची में ज़ाहिर है लोगों के हकूक़ का तो पासदारी करनी है ना। अब अगर सही नहीं बिल्कुल, गिना तभी गया तो तो मैं कह रहा हूँ इस पर आप सर, कोई, मैं तो नहीं डिनाई कर रहा ना कि नहीं है सही है। मैं तो कह रहा हूँ कि कराची की आबादी कम गिनी गई है, इसको सही करना चाहिए तो सर कौन कराएगा सही? फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल में भी आप हैं, फेडरल में एमक्यूएम भी है। तो एमक्यूएम वाले तो एहतजाज करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं 4 दफ़ा। एहतजाज, मैंने कहा ना कि एमक्यूएम के दो फेस हैं। कराची में ये बयान देते हैं, इस्लामाबाद में जाके ये सर कह देते हैं। तो अब ये भी मसला है इनका। नहीं, तो अब भी आप यही कह रहे हैं, अब भी जो मिले हैं वज़ीर-ए-आज़म से यस सर कह कर आए। जब वहां पर जब फाइनल स्टेज आएगा ना तो ये यस सर कह देंगे। मुझे पता है पिछली दफा 2017 में यही किया ना इन्होंने कराची शहर के साथ। अच्छा सर, ये आपकी जब हुकूमत सीसीआई की मीटिंग में सिंध का चीफ मिनिस्टर दुरुस्त अपना डिसेंडेंट नोट लिख उठा है कि ये मरदमशुमारी सही नहीं है, उसी कैबिनेट काबीना ने जिसमें इनके वजीर बैठे हुए थे इमरान खान के दौर में अप्रूव किया। उसको क्यों किया? बाइकआउट कर देते ना इनके नजमी आलम साहब, उसको नहीं अप्रूव करते। दुरुस्त मरदमशुमारी ना करवा सकना सिंध हुकूमत की नाकामी है? सिंध हुकूमत की नाकामी नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट कराती है जनाब। सर, सिंध गवर्नमेंट नहीं लोग कहाँ कराती। के हैं जो लिख के लेके जाते हैं? भाई तो आप ऐसा करें कि पंजाब से लोग आके यहाँ गिरेंगे। तो सर आप नाकामी तस्लीम नहीं कर रहे, आपके अपने लोग हैं। शाह साहब ने पहले दिन से डिमांड की कि जी जो देखिए वो वफाकी इदारा है, सेंसस का डिपार्टमेंट प्रोविंशियल नहीं है, वफाकी इदारा है। तो उन्होंने कहा कि जी इसके डेली के फिगर पब्लिश किए जाएं, नहीं माना गया। हम कई सालों से चिल्ला रहे हैं कि भाई पहले 2 ऑफिस होते थे जहां पे रिकॉर्ड कंपाइल किया जाता था, पंजाब और केपीके का। सर हाई राइज बिल्डिंग्स तो गिनी ही नहीं गई 38,000। कराची का ऑफिस खत्म करके कहा कि नहीं जी इस्लामाबाद में ही होगी सब कुछ। ये इख्तलाफात तो हमारे रहे हैं ना हमेशा। अच्छा, तो अब आप ये कह रहे हैं कि जी अभी ज़ाहिर है आपका अपनी ज़ाती राय तो ये है कि ये सही नहीं हुआ कराची के साथ, लेकिन आपकी पार्टी का मौक़िफ़ ज़ाहिर है जब इसको मंजूर कराने की बारी आएगी उस वक्त सामने लाएंगे आप। जी जी, बहुत शुक्रिया। नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, बात कर रहे थे कराची के मरदमशुमारी के हवाले से, ख़ास तौर पर आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ज़ाहिर है शदीद तनकीद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी, क्योंकि ज़ाहिर है वैसे तो बेसिकली अगर सेंसस का मामला देखा जाए तो ये वफाक का मामला है, लेकिन एमक्यूएम ख़ुद भी मौजूद है वफाक में, और उन्होंने कहा कि हमने तो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है और उनके सामने अपने खदशात का इजहार भी किया है। 2017 में भी खदशात का इजहार एमक्यूएम ने ज़रूर किया था, लेकिन उसके बाद जब नोटिफाई कराने की बारी आई तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने डी नोटिफाई के बजाय नोटिफाई करा दिया था, इसको मंजूर कर लिया था। लेकिन अब देखते हैं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी अजीब-व-गरीब रवैया है, एमक्यूएम पाकिस्तान का भी, पीपल्स पार्टी वाले नजमी आलम साहब फरमा रहे हैं कि हम तो खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि कराची की आबादी को दुरुस्त तौर पर नहीं गिना गया, हालांकि सिंध गवर्नमेंट के ही लोग थे, अंडर में जो अफसरान थे यहाँ जिन्होंने गिना और जिन्होंने बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स को छोड़ दिया, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जनाब ये सारा किया धरा वफाक का है। और वफाक में कौन है, वफाक किसे कहते हैं? वफाक में भी ये लोग मौजूद हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी मौजूद है। तो आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं कि ये हो क्या रहा है आवाम के साथ। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।